हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट अभिषेक सिंह। आज की वीडियो में हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री जितेंद्र सर जुड़ने वाले हैं। हिस्ट्री में सर के 20 मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, जो कि अपने आप में बहुत ही अप्रिशिएबल मार्क्स है। इसके पहले भी सर का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है आरपीएससी। सर ने लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था 2018 वाला, जो कि एक्चुअली 14 में हुआ था, 16 में एग्जाम एंड 18 में इंटरव्यू, उस एग्जाम में भी सर को 18 मार्क्स थे आउट ऑफ 24 इन इंटरव्यू। लगातार 2 बार आरपीएससी इंटरव्यू फेस करना, दोनों बार के एक्सपीरियंस, दोनों बार बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना, लास्ट टाइम 18 और इस बार 20 मार्क्स लेके आना, ये सारा एक्सपीरियंस सर आपके साथ शेयर करेंगे। सर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। एक मिथ है कि हिस्ट्री में तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सर से इन दोनों बार में क्या क्या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए, सर उसका डिटेल्ड आंसर के साथ, बहुत ही अच्छे एनालिसिस के साथ कि कैसे आपको आंसर करना चाहिए, किसी एक तरफ बायस ना होके एक न्यूट्रल रहते हुए आंसर करना चाहिए, वो चीज़ सर आपको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सर की वीडियो काफ़ी लेंदी हो रही थी, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में आपके तक लेके आने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। इसमें सर ने स्ट्रेटजीज शेयर की है, सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, बोर्ड वर्क कैसे करना है ये शेयर किया गया है, फैक्चुअल क्वेश्चंस के अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं, ये सब शेयर किया है। उसके पहले एक मेजर अनाउंसमेंट, आप अगर मॉक इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो मॉक इंटरव्यू के लिए हम लगभग 20 सब्जेक्ट्स के मॉक इंटरव्यूज अरेंज करने वाले हैं, जिसमें से हिस्ट्री भी एक है। सर हमारे साथ जुड़ेंगे उस मॉक इंटरव्यू में, जितेंद्र सर। एंड आप अगर मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है वीडियो के, एंड फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन भी कर दिया, फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स को। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आगे की आएगी। कब आएगी? जब आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा उसके बाद आएगी, है ना। एंड कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में मिल जाएगी। सो आप ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादातर व्यूअर्स जो है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, स्टैट्स से पता चलता है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो ओवर टू यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। जय हिंद आप सभी को। असिस्टेंट प्रोफेसर साक्षात्कार के मेरे अनुभव आपसे साझा करूंगा और कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे हम कि क्या रह सकती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित हुआ था, इसमें मेरा ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में मेरा दूसरा प्रयास था और साक्षात्कार में भी ये मेरा दूसरा अनुभव था। पिछली बार में फाइनल कट ऑफ से लगभग 4.5 अंक रह गया था। इस बार सिलेक्शन हुआ है और पिछली बार भी मेरे इंटरव्यू में 18 मार्क्स थे, 18 मार्क्स थे 2014 वाले एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम 16 में हुआ था और इंटरव्यू 18 में हुआ था। और अभी वाले साक्षात्कार में 20 मार्क्स है और दोनों ही बार मेरा जो बोर्ड था वो रामू राम जी रायका सर का था। साक्षात्कार मेरे हिसाब से व्यक्तिशः मैं देखूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो है, इसके जितने भी चरण हैं उन चरणों में सबसे आसान यदि कोई चरण है तो साक्षात्कार का चरण है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? हालांकि कईयों को यही सबसे ज्यादा टफ लगता है, पर मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि यदि आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, सब्जेक्ट का आपको बेसिक नॉलेज है, सब्जेक्ट में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। कुछ लोगों का ये मानना है हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। हिस्ट्री केवल और केवल कहानियां नहीं है या फैक्चुअल चीजें ही नहीं है, हिस्ट्री में बहुत से कॉन्सेप्ट है। तो बेसिक नॉलेज हो आपका अच्छा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो साक्षात्कार में अंक लाना बेहद आसान है। मैं तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन का जो स्तर था वो पिछले साक्षात्कार से इस बार बेहद जबरदस्त स्तर था। बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए और ये कह सकता हूं मैं कि मुझे ज्यादातर क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्चुअल पूछे गए। फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन जो है उनकी संख्या कम थी, कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछी गई इस बार। और एक्सपर्ट ने मुझे, जो सर थे, उन्होंने तो सीधे यही कहा था कि आप 3-3 दफा JRF है तो आपको उस स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने कहा जी सर। और फिर पहला ही क्वेश्चन, जो इतिहास, भारतीय इतिहास में यदि सबसे ज्यादा विवादास्पद कोई घटना है जिसका आज भी प्रत्येक भारतीय को दुख होता है, उसकी दास्ता को सुनता है, तो वो त्रासदी है भारत विभाजन।
उससे ही संबंधित प्रश्न मुझसे पहला पूछा गया कि आपको क्या लगता है भारत विभाजन अपरिहार्य था? तो मुझे जो उस वक्त उचित लगा वो मैंने बता दिया। तो उन्होंने ये कहा, अच्छा तो आपके हिसाब से ये अपरिहार्य हो गया था, तो 1940 से 1947 के बीच ऐसा क्या हुआ कि विभाजन अपरिहार्य हो गया? तो मैंने जो भी मुझे उस वक्त उचित लगा, जो ज़हन में आया वो मैंने बताया उनको। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है कि विभाजन अपरिहार्य था, ये था 1940 से बीच में ये हुआ। ठीक है, अब मुझे आप ये बताएं कि यदि आप होते तो क्या विभाजन होने देते? ऐसा क्वेश्चन भी पूछा शुरू-शुरू में ही। मैंने कहा सर मेरा ये मानना है कि यदि मैं उस वक्त का आज मूल्यांकन करूं और ये कह दूं कि मैं होता तो विभाजन रोक लेता, तो मेरा मानना है कि मैं गांधी, पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे उस वक्त के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनकी निष्ठा पर सवाल उठाऊं। तो मेरा मानना है वो तमाम उस वक्त के जो राष्ट्रभक्त नेता थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, हालात ऐसे बने कि वो नहीं रोक पाए। तो मेरा मानना है सर, मैं अगर यहाँ कुछ भी जवाब दूं तो मेरा मानना है कि ये उनकी निष्ठा पर सवाल या निशान होगा। तो इस तरीके से मैंने मतलब संतुलित उत्तर देने की कोशिश की। उसके बाद वो ठीक है, उनको अच्छा लगा, एप्रिशिएट भी किया, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उन्होंने मॉडर्न इंडिया के काफ़ी क्वेश्चन पूछे मुझे। विलियम बेंटिंग है उसके बारे में पूछा, है ना, विलियम बेंटिंग, सती प्रथा, है ना, इनके जो कार्य थे इसके बारे में भी पूछा मुझे, विलियम बेंटिंग के बारे में, राजा राम मोहन राय, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन, विलियम बेंटिंग जैसे ही पूछा सती प्रथा, सीधी सी बात है आएगा दिमाग में। तो फिर उन्होंने कहा कि भारतीय जो पुनर्जागरण है 19वीं 20वीं शताब्दी का, वो यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रेरित है क्या? ये क्वेश्चन पूछा, उसका भी मैंने कोशिश की संतुलित उत्तर दूं। उसके बाद फिर वो सीधे विलियम बेंटिंग के बाद आए कि 1857 की विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी ही उत्तरदायी क्यों थे? उन्होंने देखो, आप इंटरव्यू में जाओ तो जो एक्सपर्ट है उनके एक एक वर्ड पर फोकस होना चाहिए अपना। उन्होंने क्या वर्ड यूज में लिया कि लॉर्ड डलहौजी ही उत्तरदायी क्यों थे? तो आपके जहन में आना चाहिए कि केवल लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी नहीं थे, उनसे पहले भी ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी, बहुत से कारण थे। केवल लॉर्ड डलहौजी अकेले नहीं थे 1857 के विद्रोह के कारणों में, उनके कार्य नहीं थे अकेले। तो मैंने कहा सर, लॉर्ड डलहौजी निसंदेह 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे, लेकिन उनके साथ दूसरे भी कई कारण थे, केवल लॉर्ड डलहौजी नहीं थे। तो वो जो वर्ड था, ही शब्द, उसको अपनों ने पकड़ा, तो उनको लगा कि हाँ, बंदे का माइंड यही है और वो चीजों को ध्यान से सुन रहा है और फोकस्ड है। मुझे फिर उसका जो भी मुझे ठीक लगा वो मैंने आंसर उनको दे दिए। क्या क्या आंसर दिए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे इंटरव्यू में, इससे रिलेटेड में मेरे अपना भी एक चैनल है, उस पर मैं लगभग 15 से 20 वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों को गाइड करने के लिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में मुझसे विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी पूछा। उसके बाद मुझसे मॉडर्न इंडिया में ही पूछा था उन्होंने गांधी और सुभाष। ये बहुत बहुत और बहुत, गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इनमें जो मतभेद थे वो पूछे। त्रिपुरी संकट है वहां से शुरू किया और फिर वो उनके मतभेदों पर आगे, इनकी विचारधाराओं में मूलभूत अंतर क्या थे, ये वो ऐसे वैसे, है ना। तो ये चीजें पूछी मुझसे। तो दोनों ही देशभक्त थे, दोनों की विचारधाराओं में जो बेसिक अंतर थे वो बता देने थे आपको। तो जो मुझे उस वक्त जहन में आया, सारी बहुत अच्छे से तैयारी करके गया था, तो ज्यादा चिंता भी नहीं थी। तो ये चीजें भी मैंने बताई, गांधी और सुभाष वाली। उसके बाद मॉडर्न इंडिया मेरा स्पेशलाइजेशन था, तो उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे। मॉडर्न से मैम ने भी 1-2 क्वेश्चन पूछे। भारत विभाजन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, गांधी, सुभाष, ये क्वेश्चन पूछे। पूना पैक्ट पूछा था, है ना। और उसके अलावा मुझसे मॉडर्न में क्वेश्चन पूछा था ये शिवाजी चौथ और सरदेशमुखी,
चौथ का पूछा था और फिर चौथ से वो सहायक संधि पे आए थे। विलियम, अपने सहायक संधि वाला क्वेश्चन जो था वो मुझसे पूछा गया, वेलेजली वाला, ठीक है। उन्होंने वेलेजली की सहायक संधि पूछी। उन्होंने ये पूछा, वेलेजली से पहले कोई सहायक संधि आया था? तो मैंने कहा जी सर, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले वाला। अच्छा, उससे पहले कोई? तो फिर वो सीधी सी बात है कि उससे पहले वाला मेरे जहन में उस वक्त आया नहीं। तो मैंने कहा सॉरी सर, मुझे डुप्ले और विलियम, सॉरी, ये लॉर्ड वेलेजली वाला ही मेरे जहन में है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर सहायक संधि की सामान्य सी शर्तें हैं, वो हम सब जानते ही हैं, या एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो वो शर्तें वर्तें पूछी और फिर है उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, आप पूछिए। तो जो मैम थे उन्होंने पूछी। मैम ने मुझसे वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, मैजिनी का नारा पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि विश्व इतिहास में आपका पसंदीदा व्यक्तित्व कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा। मैंने मार्टिन लूथर बताया था। उन्होंने क्यों ये पूछा और फिर पूछा ये क्यों नहीं? तो उस वक्त जो मुझे लगा वो मैंने आंसर दिया। जैसे उन्होंने, मैंने मार्टिन लूथर बोला तो उन्होंने पूछा मार्टिन लूथर क्यों, नेपोलियन क्यों नहीं? तो मैंने कहा सर मैम, नेपोलियन जो है वो जिन सिद्धांतों और जिन बातों को लेकर के नेपोलियन बना, बाद में वो शासक बन जाता है, राजा बनता है। राजतंत्र के खिलाफ नेपोलियन आता है और खुद राजा बनता है। और उसके बाद नेपोलियन जो है उसने स्वयं ही क्रांति का दमन किया, ऐसे कुछ कार्य किए। तो इस वजह से मेरा मानना है कि मैम, नेपोलियन निसंदेह उसने काफी विजय हासिल की, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मुझे ज्यादा पसंदीदा व्यक्तित्व मार्टिन लूथर लगता है। फिर लूथर क्यों ये पूछा, उसका भी जवाब दिया। उसके बाद मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में ये दो से 3 क्वेश्चन पूछे थे, तीसरा जहन में आ नहीं रहा है अभी। उसके बाद प्राचीन भारत की ओर ले गए, सर वापस ले गए प्राचीन भारत की ओर, और प्राचीन भारत में मुझसे वही जैनिज्म और बौद्धिज्म में समानताएं क्या थी, असमानताएं क्या थी। फिर उसके बाद मुझसे दूसरा क्वेश्चन पूछा था श्रेणी व्यवस्था का, है ना, प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था, उसका पूछा। उसके बाद मिडाइवल की ओर ले गए। मिडाइवल में मुझसे पूछा कि अकबर और फिरोज शाह तुगलक में असमानताएं क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा। तो इसका भी जवाब अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की। और इस तरीके से लगभग हम 8 लोग थे और मैं लगभग इंटरव्यू हुए तब तक मेरा हो गया। उसके बाद मैं तो आरपीएससी का जो इंटरव्यू रूम था उससे तो बाहर आना ही था। उसके बाद जा कैंटीन है, वहाँ बैठा। लास्ट में जो हमारे साथ 8 थे उनमें से लगभग 6 जने वहाँ पे बैठे थे, 5 से 6 जने, उनसे चर्चाएं की। तो एक का लगभग 8 मिनट चला था, दूसरे जो मैम थे उनका लगभग 12 से 13 मिनट चला था, एक मैम थे उनका 18 से 19 मिनट चला था, और मेरा भी लगभग 18 से 20 मिनट के लगभग इंटरव्यू चला था। बाद में कुछ से मेरे कांटेक्ट भी हुए, 5-6 से मेरा कांटेक्ट हुआ। इंटरव्यू के बाद मार्क्स आए तो उनके मार्क्स भी मुझे पता चले कि रामू राम जी ने लगभग 8 में से किसी को भी, जिनकी मुझे जानकारी मिल पाई, किसी को भी 14 से कम नंबर नहीं दिए थे। और मैम थे एक, उनको 16 दिए थे, एक को 18 दिए थे, एक को 14 दिए थे, एक को 15 दिए थे, यूं करके थे। लगभग सबको अच्छे मार्क्स दिए थे उन्होंने। और इस तरीके से जो ये क्वेश्चन थे, ऐसे इस तरीके से पूछे गए और लगभग इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। एक और चीज पूछी हुई थी, भूल गया मैं, सेफ्टी वॉल। ये अक्सर पूछा जाता है, आप लोग जरूर देख के जाए, है ना। सेफ्टी वॉल कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो विवाद है, इसका क्वेश्चन भी पूछा गया था। ध्यान क्या रखना है कॉन्सेप्चुअल चीजों में, देखो आपसे सांप्रदायिकता से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत विभाजन के कारणों में उत्तर संतुलित देना है, किसी एक पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा देना। आप इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप नेट हैं, हो सकता है आप जेआरएफ हो, सेट क्लियर कर चुके हो सकता है आप पीएचडी भी हो। तो संतुलित उत्तर देना है, एक तरफा झुकाव वाला उत्तर नहीं देना है। ये बात दिमाग में रख लेनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, तो कॉन्सेप्चुअल चीजों में विचार एकदम संतुलित देने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना ही रखना है। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल विनम्रता से, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ सॉरी बोलना है, सॉरी मैम, सॉरी सर,
बिल्कुल विनम्रता के साथ। चेहरे पर स्ट्रेस नजर नहीं आना चाहिए, है ना। टॉपिक आपसे पढ़वाया जाएगा बोर्ड पे। 95% अभ्यर्थियों को बोर्ड पे जाकर के पढ़ाना होता है, ठीक है। पढ़ाने में क्या होता है, आपको बोलेंगे ठीक है आप अपना पसंदीदा कोई एक टॉपिक पढ़ाइए। 95% को पढ़ाना होता है, और 95% में से 90% को अपना पसंदीदा टॉपिक मिल जाता है। 5% में वो खुद देते हैं, वो पढ़ाना होता है। वो आपका भाग्य कि आपको पसंदीदा मिलता है, वो बोलते हैं। बाकी 90% को पसंदीदा मिलता है, और मुझे भी इत्तेफाक से पसंदीदा टॉपिक मिला था कि आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए, ठीक है। उसमें ध्यान रखना है, आप ये सोच के जाओगे ना कि मेरे को 10 मिनट तक बोर्ड पे लिखना है, नहीं। बोर्ड पे आप लिखोगे टॉपिक का नाम, नेट वेट कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप नेट लिखने जाओगे नहीं, रहने दो, आप तो सीधा टॉपिक की हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालते वक्त वो क्या है, वो आपको लिखने आता है नहीं लिख सकता, वो नहीं देखता आपका कॉन्फिडेंस कितना है। ऐसे हाथ है वो कप कपाने नहीं लगने चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। कईयों की पढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं होती तो हाथ वो ऐसे 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 ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। बोर्ड पे लिखो, बहुत अच्छे से लिखो। राइटिंग खराब हो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो राइटिंग देखने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए वहां पर बैठे हुए। कि आप क्लास में यूजी पीजी के बच्चों को पढ़ाओगे तो खड़े हो पाओगे या नहीं हो पाओगे उनके सामने, कॉन्फिडेंस है या नहीं है आप में, ये देखने के लिए आपको बोर्ड पर वो पढ़वाते। आप टॉपिक लिखोगे, उसके बाद बहुत ज्यादा आपको बोर्ड पे लिखना नहीं होगा। वो आपसे बोलेंगे टॉपिक लिख दो, उसके बाद अच्छा चलो पढ़ाओ आप तो। और आपको ये मान के पढ़ाना है कि सामने वाले मेरे स्टूडेंट, आपके दिमाग से ये बात निकाल देनी कि सामने आरपीएससी के सदस्य बैठे हुए या अध्यक्ष बैठे हुए और 2 प्रोफेसर बैठे हुए या एसोसिएट प्रोफेसर बैठे हुए। ये जहन में नहीं रखना है आपको जहन में यही रखना है कि मेरे सामने मेरे स्टूडेंट बैठे हुए और आपको उस लहजे में ही पढ़ाना है। मजा आ जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो उस लहजे में बहुत अच्छे से पढ़ाइए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं अच्छे से बोले। एक आध कोटेशन, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें आपके पास कोई कोटेशन हो तो उस कोटेशन को भी बोलिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। और जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को देख करके जाना है। क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मान लो स्थायी बंदोबस्त पढ़ाने जा रहे हैं तो आप वॉरेन हेस्टिंग्स की उससे पहले की ठेकेदारी प्रथा भी पढ़ के जाए, रैयतवाड़ी भी पढ़ के जाए, महालवाड़ी भी पढ़ के जाए। क्या अंतर था तीनों में ही, भूमि का मालिक किसमें कौन था ये भी देख करके जाए, कौन से एरिया में कौन सी व्यवस्था थी ये भी देख करके जाए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना है ये आप, ठीक है। तो पढ़ाना है, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना है। आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। और जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाए, आप 10 में सॉरी बोल दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन गलत उत्तर नहीं देना है। आपको नहीं आता है तो पूरी विनम्रता के साथ सॉरी बोलिए। मुझसे पूछा गया था, एक टफ क्वेश्चन था, पूछा था मुझसे कि अलाउद्दीन खिलजी और बिस्मार्क के बीच समानताएं बताइए। तो मैंने मैम से कहा, मैम 10 सेकंड का समय ले सकता हूँ क्या? मैम ने कहा ठीक है ले लीजिए। फिर मेरे लगभग 10 मिनट सोचा, एक बात मेरे जहन में आई, बता दी। फिर मैम ने बोला और उनका सॉरी मैम एक अभी जहन में आ रही। ठीक है चलो ये बढ़िया बताया आपने, ऐसा बोला भी सही उन्होंने, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। जहां आपको नहीं आ रहा है पूरी विनम्रता के साथ सॉरी बोलिए और कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी बोलिए। ऐसा नहीं हो कि चेहरे पर तनाव रहे। और एक चीज और बताता हूँ, इंटरव्यू में क्या होता है, कितना ही बड़ा 30 मार्क का क्यों ना हो, शुरुआती 2 मिनट में हल्की सी घबराहट रहती है, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं अधिकांश अभ्यर्थी, ठीक। तो आप भी हो जाओगे, मुझे आराम से, कोई चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। बोर्ड पर आप जो वर्ड लिखो उसमें वर्तनी का ध्यान रखना। आप हिस्ट्री का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, फिर भी कुछ प्रोफेसर होते हैं जो आपकी वर्तनी पर ध्यान देते हैं। तो कोशिश यह करें आप पहले से तय करके जाए कि ये वर्ड मुझे बोर्ड पर लिखने हैं और उसमें मात्रात्मक त्रुटि नहीं हो, इस बात का प्रयास करें। क्योंकि ये भी कुछ बंधुओं के साथ हुआ है, देखा गया है।
उनको बोला गया। हालांकि ये आपके मार्किंग में प्रभाव नहीं डालेगा, पर कोशिश ये करें कि हम वर्तनी की दृष्टि से सही और शुद्ध लिखें। इस बात का भी बोर्ड पर लिखते समय हमें ध्यान रखना है। ठीक है,